अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1.4 तक जो है वो चैप्टर 1 जो है जिसको हमारा फर्स्ट यूनिट कहते हैं मुकम्मल कर लिया है, कम्प्लेक्स से रिलेटेड है। तो आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.5 पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको आपने प्लॉट करना है। तो स्टूडेंट्स प्लॉट जो है वो हमने इस तरह करना है कि हमें गिवन क्या है, हमें 2 और 75 आपको नजर आ रहा है। 2 बेसिकली रेडियस है और 75 जो है वो डिग्री है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी यहाँ पे जो रोटेशन बनेगी उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक तो रेडियस की, और उसके अलावा हमें जरूरत पड़ती है किसकी, एंगल की, कि एंगल जो है वो किस रोटेशन पे जो है वो रोटेट हो रहा है। तो अभी आप देखें ये जो आपको एंगल नजर आ रहा है ना, एंगल बेसिकली ये देखें, ये एंगल जो है ये आपका थीटा है जो कि गिवन था 75, ठीक है। और ये 2 क्या है, 2 जो है वो ये जो फिक्स पॉइंट से फिक्स पॉइंट्स पे 2 यूनिट अवे है, मतलब 1 यूनिट ये देखें फर्स्ट यूनिट सेंटर से फर्स्ट यूनिट और ये सेकंड यूनिट। यानी अगर आपको R2 दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप 2 सर्कल बनाएंगे 1 and 2। तो R बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट है, और ये जो आपको O नजर आ रहा है इसको बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हम इसे ओरिजिन कहते हैं, लेकिन हम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में या पोलर फॉर्म में इसको पोल कहते हैं। ये पोल होता है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस जो होता है इसको पोलर एक्सिस कहते हैं, पोलर एक्सिस, क्योंकि ये पोल से आ रहा होता है, ठीक है। तो पोल से जो फिक्स पॉइंट है वहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो R होता है। वो देखें R2 दिया तो आपने 2 सर्कल बनाने हैं, 2 सर्कल बना लिए, देखिए सर्कल 1 और सर्कल 2। तो R आपका कितना है, 2 यूनिट अवे है फ्रॉम द फिक्स 1 and 2। अगर यहाँ पे R3 होता तो मैं 3 सर्कल बनाता, ठीक है। और एंगल क्या दिया हुआ है, किस एंगल के ऊपर जो है ना वो रोटेट हो रहा है पॉइंट, वो 75 पे है, तो 75 डिग्री। तो सिंपल, आपने बहुत आसान है बेटा, आपने फर्स्ट सर्कल बनाया, सेकंड सर्कल बनाया, आपने वाई एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है। और आपको सबको पता है कि ये 90 डिग्री होता है बेटा, और ये कितना होता है 180 होता है, और 90 के बिल्कुल नीचे क्या होता है 270, और ये कितना होता है 360, क्योंकि एक सर्कल जो है वो टोटल 360 एंगल पे कंसिस्ट करता है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सर्कल बनता है। तो अभी अब देखिए बड़ा आसान था, आपको पॉइंट का दिया गया था R2 दिया गया था और थीटा आपको 75 दिया गया था। तो बेसिकली आप ये कह लें बेटा कि ये जो पोलर एक्सिस है इसके और ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट है जिसको R कहते हैं, इसके बिटवीन में जो एंगल बनता है उसे 75 गिवन है, ठीक है। तो वो पॉइंट हमेशा क्या बनता है, वो R थीटा बनता है, R थीटा उसे कहते हैं R थीटा, यानी R गिवन होना चाहिए और थीटा गिवन होना चाहिए। तो देखें आपने क्या किया, सर्कल बना लिए दोनों, फिर आपने क्या करना है, यहां पे आपने डी रखनी है, मतलब जिसको आप प्रोटेक्टर भी कहते हैं। ये देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने डी को यहां पे रखा, मैंने इसको 90 से मिलाया, ये देखिए लाइन सीधी 90 पे, और ये देखें ये आपका पॉइंट मुझे नजर आ रहा है, देखिए 70 और ये 75, तो मैंने यहां पे ये पॉइंट ले लिया। तो इस तरीके से आपने पॉइंट ले लेना है और उसे आपने ओरिजिन से ज्वाइन कर देना है। तो आपके पास ये एंगल कितना आ गया, 75 हमें शो कर रहा है एंगल, और उसके अलावा आर कितना है, आर क्या होता है फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, तो कितना है 2 यूनिट है। तो देखें कितना आ गया 1 यूनिट और 2 यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट आ गया जो कि हमें गिवन था। इस तरीके से आपने प्लॉट करना है। आखिर में लिख सकते हैं द पोलर, ये नाम ही लिखे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख दें तो अच्छी बात है। द पोलर कोऑर्डिनेट आर, रेडियस जो है इसमें कितना है 2 है, रेडियस 2 है, 2 यूनिट अवे फ्रॉम द पोल है। वो मैंने पहले बोला था पोल से वो 2 यूनिट अवे है, और एंगल उसके साथ क्या दिया गया, विद एंगल 75। तो इस तरीके से आपने आखिरी ये लाइन लिख दें, नाम भी लिखें तो खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अभी आप देखें स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में आपको R जो है वो क्या दिया हुआ है -3, और एंगल क्या दिया गया 120। फर्स्ट वैल्यू R की होती है, सेकंड वैल्यू एंगल की होती है। तो R आपके पास कितने थी, तो मैंने आपको बोला था जो भी R दिया गया उतने आपने सर्कल बनाने। देखिए सर्कल कितने आ गए, 1, ये आ गया देखें 2, और ये आ गया 3, तो 3 सर्कल आपने बना दिए। तो देखें 1, 2 और 3, तो 3 यूनिट जो है ना वो फिक्स पॉइंट से अवे है। तो मैंने आपको बोला था R जो होता है वो फिक्स डिस्टेंस होता है फ्रॉम द ओरिजिन या फ्रॉम द पोल। तो वो कितने था 3 यूनिट, तो देखें 1, 2, 3 यूनिट, क्लियर। अभी एंगल उसने कहा क्या बोला है 120। तो अगर आप यहाँ पे डी रख के बनाएंगे, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे डी रखता हूँ और मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ, ये 90 में बनाएंगे तो देखिए 120 ये बन रहा है एंगल, ये देखिए 120 लिखा हुआ, ये 120 बन रहा है, ठीक है बेटा। ये बार बार आपको मैं नहीं प्रोटेक्टर से बताऊंगा, आपको समझ आ गई। यहाँ पे ओरिजिन में रखें, 90 की लाइन को स्ट्रेट करें, जहां पे एंगल आ रहा है वहां पॉइंट लगा दें। तो देखें ये आपका पॉइंट आ गया कितना, ये देखें 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, और 3 यूनिट अवे आ गया फिक्स से, और एंगल आपका क्या था 120, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये पॉइंट जो है ये
+3 है, जबकि हमें क्या चाहिए -3। तो आपने क्या करना है, इस लाइन को डॉटेड लाइन से ड्रा करना है, ये लाइन आपकी डॉटेड आएगी और उसके बाद आपने एग्जैक्ट उसी लाइन पे आपने क्या करना है, ये देखिए अगर मैं स्केल रखता हूं, उसी लाइन पे नीचे की तरफ आके आपने लाइन ड्रा कर देनी है जो कि बोल्ड लाइन करनी है। मतलब वो क्या थी, डॉटेड, ये बोल्ड लाइन है, इसको आप फिक्स कर दें। एक्चुअल आपका एंगल ये आया है, एक्चुअल एंगल आपका ये है, यानी अगर माइनस आपको रेडियस दिया जाए तो आपने इस लाइन के एग्जैक्टली अपोजिट बनानी है लाइन, तो ये आपकी लाइन आएगी। तो अभी आप देखिए लाइन आप क्या करें, यहां से ड्रा करें, इसे ड्रा करते हुए आप यहां तक ले आए, मतलब इस लाइन को आप यहां तक ले आए, ये इधर तक। ठीक है बच्चों, मतलब इसको अगर आप बोल्ड कर लेंगे तो इस तरह, तो असल में एंगल जो है ना वो आपका यहां तक बनेगा, ये एंगल आपका आ गया। ठीक है जी, अभी आप देखें ये एंगल कितना है 120, और आप याद रखिएगा ये आ रही है बेटा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो होती है, सपोज मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूं बेटा, तो उसके ऊपर जो एंगल बनता है वो आप सबको पता है, वो 180 का होता है हमेशा। तो ये देखें यहां से लेके यहां तक 120 है, और ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसके साथ ये एंगल कितना बन रहा है 180 का। तो आपने 120 में 180 ऐड भी करना है, तो 120 में आपने 180 ऐड किया तो आपके पास 300 आ गया। तो एक्चुअल पॉइंट आपके पास कितना आ गया, -3 और 300। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई है। जब भी आपको r माइनस दिया जाए, आपने यहाँ पे डॉटेड लाइन लगानी है जहां पे एग्जैक्ट एंगल बन रहा है, और उसके आपने बिल्कुल ऑपोजिट लाइन लेनी है, वो आपकी असल लाइन एंगल होगा। तो यहां से लेके यहां तक का एक्चुअल एंगल यहां पे होगा। ठीक है, क्योंकि यहां तक तो 120 है, लेकिन वो +3 रेडियस के साथ है, हमारा रेडियस माइनस है, तो आप इसकी ऑपोजिट लाइन लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गई। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल नहीं है। अभी आप देखिए करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी उसने चेंज है, बाकी सारा वही है जैसे फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है। तो थर्ड पार्ट में देखिएगा, थर्ड पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स ने दिया गया है 2 और π/6। अगर देखें आपको पता है कि कोई भी एक रोटेशन जो होती है, जो कि सर्कुलर मोशन हो या सर्कुलर रोटेशन हो, उसको दो तरह से मेजर किया जाता है। उसका यूनिट या तो फिर क्या होता है डिग्री, या फिर क्या होता है रेडियन। जिसमें पाए आपको नजर आता है वो रेडियन फॉर्म होती है, और ये जो आपको निशान नजर आ रहा है आपको पता नहीं ये डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपकी आसानी के लिए क्या कर दिया, बीच में और लिख के 2 तो एज इट इज लिखा जो कि रेडियस है, और मैंने π/6 को क्या लिख दिया है 30। वो कैसे आया, जो भी अगर आपने रेडियन को आपने डिग्री में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, जो भी रेडियन बेटा दिया गया है उसे मल्टीप्लाई बाय 180/π कर देंगे। इसको याद कर लें, 180/π करेंगे, किसी भी रेडियन वैल्यू को वो डिग्री में आ जाएगी। तो देखिए बेटा ये पाई जो है वो पाई से कैंसिल हुआ, और 6 3 18 और 7 0 आया तो 30 आ गया, 30 डिग्री। आप ज्यादा अवेयर किससे हैं, डिग्री फॉर्म से, तो आप उसे डिग्री में चेंज कर लें, π/6 की जगह 30। अभी आप देखें 2 लिखा हुआ है, तो कितने सर्कल बनाने हैं 2, तो देखिए 1 सर्कल और ये 2 सर्कल। ठीक है, और कितना यूनिट देखें फिक्स पॉइंट से कितना अवे है, कितना पॉइंट 1 और 2, इसका मतलब इसका रेडियस जो है वो 2 है। ठीक है, और एंगल उसने क्या था 30 बनाओ, तो अगर आप यहां पे डी रखेंगे तो 30 एंगल ये बनेगा, तो यहां पे एक लाइन ड्रा कर दें, तो ये एंगल आपका 30 आ गया, और आर क्या आ गया 2, तो देखें वो फिक्स पॉइंट से 2 पॉइंट अवे है। तो इस तरीके से आपका ये बन गया, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं बेटा। अभी आप देखें फोर्थ की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ में क्या, आप दोबारा जब भी आंसर लिखें ना, यहाँ पे देखें आपका पॉइंट बेसिकली ये आ गया ना, एंगल ये 30 बना है, और ये कितने यूनिट अभी देखें 1 और 2, R2 आ गया, R2 आ गया, और एंगल क्या बन रहा है π/6, क्योंकि आपको पता है कि π/6 जो होता है वो 30 के इक्वल होता है। तो आप जब आंसर यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट के पास, तो आप वही लिखें जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यानी 2 π/6। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अभी आप देखें इसमें क्या है 5 दिया हुआ रेडियस, फर्स्ट रेडियस होता है, सेकंड एंगल होता है, उसने फिर आपको किस में दिया गया रेडियन फॉर्म में, यानी पाई फॉर्म में। तो आप क्या करें, सबसे पहले 5/6 को क्या करें 180/π से मल्टीप्लाई कर दें। मैंने आपको यहां भी बताया, यहां भी बता रहा हूं। अभी अब देखिए इसे कैंसिल जब करेंगे, पाई से कैंसिल करें, इसको इससे कैंसिल करें, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 150 डिग्री आपका आ गया। तो मैंने उसी तरह ही 5 रेडियस 5 लिख दिया, और इसको रेडियन फॉर्म को मैंने डिग्री में लिख दिया, यानी 5π/6 जो है 150 डिग्री के इक्वल होता है, तो 150 आ गया। उसी तरीके से बेटा जब दोनों प्लस हैं फिर तो आपने परेशान होना ही नहीं है, सीधा सीधा बनना है जैसे ये बना है, माइनस में आपने उसकी साइड बदलनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आप देखें ये कितने यूनिट है, देखें 1 2 3 4 5। मैंने कहा था जितना आर दिया उतने सर्कल बनेंगे, देखें 1 2 3 4 5 सर्कल मैंने बना दिए। तो ये देखें फिक्स पॉइंट से कितने यूनिट दूर है पॉइंट, ये देखें 1, ठीक है 2 3 4 5, तो आर कितना आ गया 5।
और उसके बाद ये पॉइंट कितना आ रहा है, पॉइंट 150। तो अब यहाँ पे डी रखेंगे, मैंने आपको बोला पहले बोला डी रखेंगे तो ये यहाँ पे आएगा 150, वहां पे लाइन ड्रा करते हैं और वहां पे पॉइंट लिखते हैं 5 और उसी शक्ल में लिखे, डिग्री में भी लिख देंगे, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसी की शक्ल में आप लिख देंगे। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन आ गया। ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं बेटा, ये 90 होता है, ये आइडिया लेने के लिए लिखा जाता है 180 और 270 और 360, ये आपको पता है ये जो पॉइंट्स होते हैं। तो आगे चलते हैं हम, ये आ गया हमारा फिफ्थ पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिफ्थ पार्ट जो है वो हमारा क्या है, उसमें -π/2 r दिया हुआ है और π/3 उसमें एंगल दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आप देखें कि अगर मैं आप कोशिश करें इसको डेसिमल में लिख लें, 5/2 को डेसिमल में, अब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा, तो ये 2.5 आ गया और π/3 फिर उसी तरह π/3 को 180/π से मल्टीप्लाई कर दें, π से कैंसिल करें, 3 6 18 और 60 डिग्री आ गया, तो मैंने डिग्री फॉर्म में लिख दिया, यानी ये जो फ्रैक्शन में था मैंने पॉइंट्स में लिख दिया और जो रेडियन में था मैंने डिग्री में लिख दिया। अभी आपने क्या करना है, 2.5 का मतलब है कि 2 के ऊपर अगर कोई पॉइंट ज्यादा वैल्यू आ जाए तो आपने कितने सर्कल करने हैं, 3 करने हैं, 2 है तो 3 करने हैं, अगर ऊपर हो डेसिमल। तो देखिए मैंने कितने सर्कल बनाए हैं, 1 2 एंड 3। तो देखिए फिक्स पॉइंट से ये कितना है, फर्स्ट 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट के ऊपर कितना है 0.5 आपको पता आधे को बोलते हैं, तो आपने पूरे की बजाय उसे मिड में ऐसे कर देना है ये। ठीक है, ये कोशिश करें ये वाली लाइन ना बनाए जो मेरे से बन गई है। तो पॉइंट आपका बेटा ये आ गया। तो आप क्या करें, सर्कल का जो हाफ जगह होती है बजाय पूरा यहाँ पे आधा कर दें, यहां से ये देखिए यहाँ तक 1 पॉइंट है, ये ऊपर 0.5 है यानी आधा, तो अब यहां तक बनाएंगे इसको। आपको समझ आ गया ना बेटा, बड़ा आसान है। उसके उसी तरह फिर अब यहाँ पे डी रखेंगे, डी रखने के बाद जिसको आप प्रोटेक्टर भी कहते हैं, आप चेक करेंगे तो आपका एंगल जो है 60 ये बनेगा, 60 से वैसे भी आपका तारीफ होगा, ये 60 एंगल बनेगा। तो ये एंगल आपने बना लिया। अभी आप देखें फिर वही बात आ गई, ये क्या है माइनस में है, तो ये जो पॉइंट आपके पास आया है, जिसको ये आया है एक्चुअली 2.5 और 60 डिग्री पॉजिटिव का है, पॉजिटिव का। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए नेगेटिव। जब भी आपका आर नेगेटिव होगा बेटा तो उसके बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे लाइन बनाएंगे। उसी तरह देखें 1 यूनिट दूर, 2 यूनिट दूर, ऊपर कितना है 0.5, तो आप बजाय पूरा करने के आधा कर दें, तो ये 2.5 आ गया। देखिए मैं लिख भी दिया है कि वो आपकी वैल्यू -5/2 और π/3 आ गया। तो इस तरीके से आपने इसको ड्रा करना है। ठीक है, समझ आ गई। एक काम मैंने आपको बोला था कि आप अगर ये भी आंसर लेके ठीक है, लेकिन अगर आपका आर माइनस में दिया जाए तो उसमें उसके आंसर में क्या करें, उसके आंसर ये जो आया उसमें आप 180 ऐड कर दें। तो 60 के अंदर आपने 60 के अंदर 180 ऐड कर दिया तो एक्चुअल एंगल आपका 240 आ गया। पेपर में अगर इतना बना लेते हैं ठीक है वो भी, लेकिन ये लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये देखिए यहां से भी तो नजर आ रहा है कि ये एंगल आपका ये कितना है, ये 60 है, अभी आपने खुद ही ड्रा किया। और ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल क्या बनाता है 180, तो 180 में आपने क्या करना है बेटा 60 ऐड करना है, तो आपके पास फाइनली एक्चुअल एंगल 240 आ गया। ठीक है, सो सिंपल सो इजी, कोई मुश्किल नहीं है। मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। अभी आप देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, -3 और 2π/3 दोनों देखें माइनस है बेटा, एंगल भी माइनस आ गया और रेडियस भी माइनस आ गया। ठीक है जी, तो अभी आप देखें सबसे पहले -3, तो 3 हमें बता रहा है कि भाई 3 एंगल बना लो, तो मैंने 3 एंगल सॉरी कह रहा हूं 3 सर्कल बना लो। ये देखें मैंने फर्स्ट सर्कल बनाया बेटा, सेकंड सर्कल बनाया और ये मैंने थर्ड सर्कल बना दिया। तो देखें ये फिक्स पॉइंट से कितना दूर है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड और थर्ड, इसका मतलब है आर की वैल्यू 3 आ गई। आर बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आर जो होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट होता है, तो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस 3 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन, जिसको आप पूल भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे पूल कहते हैं। पोलर लैंग्वेज में जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें इसको पूल कहते हैं, और ज्योमेट्री में आपको पता है इसको ओरिजिन कहा जाता है, ये आपको बता चुका हूं। तो अभी आपने क्या किया बेटा, उसी तरह ही इसको क्या किया, डिग्री में चेंज करना। ये स्टेप मैं आपके आसानी के लिए करता हूं ताकि आपको डिग्री पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें यहाँ मैंने रेडियन में भी लिख दिया है। आपको पता है 90 क्या होता है π/2, और 180 लिखना चाहें तो अपनी मर्जी से वो भी लिख सकते हैं। 180 बेसिकली अगर रेडियन में लिखें तो वो पाई होता है, और ये जो 270 होता है वो 3π/2 होता है, और आपको पता है जो 360 है वो 2π होता है। उसकी रीजन ये है बेटा कि पाई जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, पाई जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, इस वजह से। ठीक है जी, तो आपको 180/पाई से आपने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से कैंसिल हुआ, ये से कैंसिल हुआ, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, तो एक्चुअल एंगल आपका 120 कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले पाई को पाई से कैंसिल करें तो आपका एंगल आ गया जी 120। तो ले जी 120 कहां बनेगा एंगल, उसी तरह ही आपने यहाँ पे डी रखना है। डी रखने के बाद आपने देखा कि 120 एंगल कहां पे बन रहा है, तो उसे वहीं पे आपने बना लेना। ठीक है,
तो 120 एंगल देखें, आपको पता है कि ये, अच्छा हाँ सॉरी, एक बात आपको बताना बेटा भूल गया, अगर आपका एंगल जो है वो माइनस में लिया जाए, तो ये आप पहले 9-10 में पढ़ चुके हैं कि अगर आपका एंगल जो है वो नेगेटिव दिया जाए तो आपने अपनी रोटेशन जो है वो क्या करनी है, क्लॉकवाइज करनी है। देखें ये मैं हाथ से मूव कर रहा हूं, ये क्या है, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वो जो क्लॉक घरों में लगे होते हैं वो देखें उल्टा चलेंगे आप, उल्टा। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं, लेकिन जब आप एंगल नेगेटिव दिया जाए तो फिर आपने क्लॉकवाइज चलना है। तो देखिए मैंने एंगल यहाँ पे क्लॉकवाइज बनाया, देखिए इसका आंसर क्या आ रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी चल रहा, उल्टा क्लॉक, सीधा क्लॉक ऐसे होता है। तो अगर जब मैं इसे सीधा मूव करूंगा तो वो मैं जब भी माइनस वैल्यू आएगी तो मैं इसे क्लॉकवाइज मूव करूंगा। ठीक है बेटा, अभी आपने डी जो है मैं भी आपको बता देता हूं, अभी आपने इस तरह रखनी है डी, उल्टी बजाय ऊपर रखने के। तो आप देखेंगे तो आपका 120 जो है वो यहाँ पे आएगा पॉइंट, ये जो आपको रेड नजर आ रहा है, आप रख के खुद ही देख लेना, तो ये 120 आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। तो अभी आपने एक्चुअली करना क्या है, मैंने कहा था ना, अगर आपको आर नेगेटिव दिया जाए तो आपने इसको डॉटेड लाइन से करना है ड्रा बेटा, और इसके बिल्कुल सीधा लाइन ले जानी है, उसे डार्क कर देना, क्योंकि असल में एंगल आपका ये आएगा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो मैंने एक्स एक्सिस से, ओरिजिन से देखें, ये मैंने मेजर किया, यहाँ से करते 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 आपने उसी लाइन को जो है वो जाके टच करना है। तो अभी आप देखें बेटा कि ये यहां से लेके यहां तक एंगल आपने कितना लिया था, 120, ये 120 बना हुआ है, ये 120 एंगल बना हुआ है। और उसके बाद ये देखें स्ट्रेट लाइन आ रही है, उसके ऊपर ये पूरा एंगल क्या होता है, 180। तो 120 में आपने 180 ऐड करना है। तो आपने वो 120 में, मैं लिख भी देता हूं, वो करें ना करें से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 120 में आप 180 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, एक्चुअली एंगल आ गया थीटा 300। अगर आप भूल भी जाते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, असल चीज वो ग्राफ चेक कर रहा है कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा बेटा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, तो ये देखिएगा हमारा 7th पार्ट जो है उसमें देखें दोनों वैल्यूज फिर माइनस हैं, ये फिर उसी तरीके से बेटा आप 2 को पहले 9 पे डिवाइड कर दें, 4.5 आ गया। 19 पाई बाय 12 को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करें, आपके पास एक्चुअल एंगल आ गया 285। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये कितना 4 के ऊपर भी 0.5 है तो 5 बनेंगे सर्कल, तो मैंने 5 सर्कल बना लिए। देखें गिन लें, 1 2 3 4 5 सर्कल बन गए। ठीक है, अभी आपने एंगल कौन सा लेना है, 285 माइनस में है, तो आपने क्या करना है, डी उल्टी रखनी है। ये देखें दोबारा बताता हूं, डी ऐसे रखनी है उल्टी। ठीक है, और देख लेना है कि कहां पे बन रहा है, तो आपका ये जो एंगल है ना यहां पे जाके बन रहा है। देखिए वैसे भी देखें, जब मैं यहां से शुरू करूंगा उल्टा एंगल शुरू करना है सर्कल में, क्लॉकवाइज, यहां से लेके यहां तक 90, यहां से ये 180 में ये कितना 270, हमारा कितना है 270 से ऊपर है 15, यानी वो 285, तो वो तकरीबन ये पॉइंट यहां पे बन रहा है। यहां पे आप डॉटेड लाइन लगा दें, तो देखें 4 है तो पॉइंट कितना यूनिट हो गया, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 4 यूनिट, और ऊपर आधा कर दिया तो 0.5 हो गया, तो 4.5। ठीक है, समझ आ गई। तो ये पॉइंट आपने जो है ना यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब ये मैंने कहा था अगर आपका रेडियस नेगेटिव है तो आपने इसके एग्जैक्ट उल्टा बनानी है लाइन, तो ये इसके सीधा लाइन ले जाए तो उल्टी बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको ड्रा करना है। इसी तरह ही आपका 8th पार्ट भी बेटा ऐसे ही है, बहुत आसान है, इसको अगर आप जो है ना वो देखेंगे तो खुद भी कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है उसने एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म, तो हमने क्या करना है, ये हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, इसको पोलर फॉर्म में बेटा चेंज करना है। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 है, और y की वैल्यू वो होती है, आपको शुरू से बता चुका हूँ, जो आयोटा की वैल्यू होती है जो कि 3 है। अभी हम सबसे पहले पोलर फॉर्म लिखते हैं। तो पोलर फॉर्म जो होती है ना बेटा, वो होती है ये जो देख के लिखी हुई है पोलर फॉर्म, r = cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है। ठीक है, समझिए कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या चाहिए होता है, हमें r चाहिए होता है और हमें थीटा चाहिए होता है। ये दोनों आपने फाइंड करने हैं, r और थीटा, और इसमें पोलर फॉर्म में लगा देने हैं। तो इस तरह आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पोलर फॉर्म में। तो अभी अब देखें, हम सबसे पहले r चाहिए, r का फॉर्मूला होता है x² + y²। ठीक है, r का फॉर्मूला होता है x² + y²। r की वैल्यू क्या है 4, आपने 4 लिखी, उसका स्क्वायर आ गया, प्लस y की वैल्यू क्या है 3, तो y की वैल्यू आपने 3 रख दी। देखिए मैंने यहाँ लिख भी दी है। तो ये क्या आ गया 16, ये क्या आ गया 9, दोनों को प्लस करेंगे 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, आपने r फाइंड कर लिया। अभी आपने जब थीटा फाइंड करना है तो थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y/x। y क्या होता है, y होता है आपका कौन सा,
ये जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर और x क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। आप इस फार्मूले को ऐसे भी कह सकते हैं कि tan इनवर्स क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। ठीक है, तो वो क्या है 3 और वो क्या है 4, यानी y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 4। तो आपने 3/4 लिखा, 3 को 4 पे डिवाइड करें, tan इनवर्स ले, आपके पास आएगा 36.86। अभी आप देखें आपके पास थीटा भी आ चुका है, आपके पास r भी आ चुका है। अभी आप लिखेंगे पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म आपने ये जुबानी याद करनी है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन के साथ है। ठीक है, आपने ये याद रखना है। तो आपने r की वैल्यू क्या लिखी, ये देखें 5, और उसके बाद आपने क्या किया, ये देखें आर की वैल्यू 5 आ गई, कॉज आ गई, उसके बाद थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी 36.86, वो आपने लिख दी। फिर उसके बाद आ गया प्लस, फिर आयोटा आ गया एज इट इज, और फिर आपने साइन लिखा, फिर उसके बाद थीटा की वैल्यू क्या आ गई 36.8। तो आपने ये देखें क्या किया, आपने कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखें वो क्या है, वो है 1 प्लस आयोटा। तो वही बात आ गई, x रियल पार्ट होता है, वो x की वैल्यू आ गई, y जो है वो इमेजिनरी। तो ये क्या लिखा हुआ है 1 आयोटा, तो इसका मतलब y की वैल्यू 1 आ गई। r आपने फाइंड किया x² प्लस y², तो ये दोनों 1 1 है। देखें x भी 1 है, y भी 1 है, दोनों 1 आ गए, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 + 1 2, तो अंडर रूट 2 आपके पास आ गया। थीटा का आंसर अब आपको बता चुका हूं फार्मूला, tan इनवर्स y बाय x होता है, यानी इमेजिनरी पार्ट ऊपर होता है, रियल पार्ट नीचे। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, रियल पार्ट क्या है 1, तो 1/1 का मतलब 1 नहीं होता है। tan इनवर्स 1 अगर आप लेते हैं तो 45 आता है, इसका मतलब है थीटा की वैल्यू 45 आ गई। अभी आप पोलर फॉर्म लिखेंगे, वही r = cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आप थीटा की जगह पे 45, थीटा की जगह पे 45, r की जगह पे क्या लिखेंगे, r की वैल्यू अंडर रूट 2। तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें सेम, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी आपको सेम सब कुछ मिलेगा, कोई चेंज नहीं है इसमें बेटा। अच्छा चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें देखें वही x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और y की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 3/2। तो अभी आपने r फाइंड किया, r आपको पता है किसके इक्वल होता है, x² प्लस y², यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो वो क्या है 1/2 का स्क्वायर अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ गया, अंडर रूट 3/2 का 3/4 आ गया, क्योंकि स्क्वायर अंडर से कैंसिल हुआ 3 और 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लेंगे 4 आ गया, तो ये 4/4 आ गया, 4 से कैंसिल हुआ 1 आ गया, तो r हमारा 1 आ गया, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है। उसके बाद देखिए अगर आपने फाइंड आउट करना है थीटा, तो tan इनवर्स y बाय x, y की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3/2 और x की वैल्यू क्या है 1/2। अभी आप लिखिए अंडर रूट 3/2, 1/2 को यहां ले आए ऊपर, जब ऊपर लेकर आएंगे तो 1/2 जो है वो 2/1 हो गया, 2 से कैंसिल हुआ, अंडर रूट 3 आ गया। तो अब कैलकुलेटर से वैल्यू लेंगे, tan इनवर्स √3 जो होता है वो π/3 होता है, जिसको आप क्या कहते हैं 60 भी कह सकते हैं। देखिए π/3 को 60 भी कहते हैं। अगर आपको 60 दे रहा है तो बात एक ही है, पाई की वैल्यू क्या होती है 180, 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। 60 इसकी डिग्री फॉर्म है, π/3 इसकी रेडियन फॉर्म है। तो अभी आप यहाँ पे ये लिखा आपने पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अभी आप क्या करेंगे बेटा, ये जो लिखा हुआ है पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पे थीटा की दोनों जगह पे थीटा की और r की वैल्यू लगा देंगे। तो देखिए वही किया है मैंने, r की वैल्यू 1 लगाई है, थीटा की वैल्यू π/3 लगा दिया दोनों जगह, तो ये आपके पास आ गई पोलर फॉर्म। ठीक है, इस तरह आपने क्या किया कि ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी, उसको पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो क्या है -5/2 -5 अंडर रूट 3/2 आयोटा। तो देखें बेटा x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। अभी आपने क्या किया r फाइंड कर लिया, x² प्लस y², x क्या है -5/2, उसका स्क्वायर आ गया, ये देखें, और प्लस उसके बाद क्या है y, तो -5 अंडर रूट 3/2 उसका स्क्वायर आ गया। 5 5 25, 2 2 4, और ये देखें 5 5 25, 25 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 75 और 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 आएगा और 5 का स्क्वायर जो है 25 आएगा, स्क्वायर की वजह से माइनस भी पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 100 आ गया, 100/4। अभी आप देखिए 100/4 जो है इसको अगर आप कैंसिल भी कर सकते हैं 2 से, 2 2 4 और 2 10, ठीक है, 2 10 आ गया आपके पास 100। यहां इसे डायरेक्ट भी अगर आप कैंसिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा देखें 425 100 भी कर सकते हैं। 4 यहां डायरेक्ट ऐसे कर लें कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 और 4 का क्या होता है 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 2 5 10 r आपके पास 5 आ गया। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने थीटा फाइंड करना है। थीटा का फार्मूला बस आपने याद रखना है कि tan इनवर्स y बाय x होता है, इमेजिनरी पार्ट ऊपर होता है, रियल पार्ट बेटा नीचे होता है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, वो देखिए -5 अंडर रूट 3/2 वो लिख दिया, और नीचे क्या है x की वैल्यू क्या है -5/2, तो वो 5/2 आ गई।
ठीक है जी, समझ आ गई। उसके बाद देखें वही -5√3/2, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये 5/2 से 2/5 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। बल्कि मैंने शुरू में ये देखे ये कुछ भी नहीं है बेटा, माइनस को माइनस से शुरू में कैंसिल कर दें इसी स्टेप में। 2 से कैंसिल हुआ, 5 से कैंसिल हुआ, √3 आ गया। तो tan इनवर्स √3 अभी हमने पढ़ा था π/3 होता है। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी यही था, ये देखें उसका भी √3 आया था, इसका भी √3 आया, तो ये π/3। अभी आपने क्या करना है, पोलर फॉर्म लिखनी है और उसके अंदर उसकी वैल्यू लगा देनी है। तो देखिए बेटा ये इस पोलर फॉर्म है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू हमारे पास 5 आई थी, थीटा की वैल्यू π/3 आई थी, तो थीटा की जगह π/3 लिख दिया, तो ये आपकी पोलर फॉर्म आ गई। तो नेक्स्ट जो स्टेप की तरफ मूव करते हैं जो कि 5th पार्ट है बेटा, ये देखें x जो है वो रियल पार्ट आ गया, y जो है वो इमेजिनरी पार्ट आ गया। अभी आपने r फाइंड किया, r का फार्मूला x² + y² अंडर रूट। तो देखें x की वैल्यू आपके पास क्या है, -5/7 आपने वो लिख दी, उसका स्क्वायर आ गया, प्लस y की वैल्यू √8/7 उसका स्क्वायर आ गया। 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, स्क्वायर अंडर से बेटा कैंसिल हुआ, 8 आ गया, 7 का 49 होता है। इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम 49 आ गया, 25 + 8। अगर नीचे दोनों एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आती है, 25 + 8 लिख दिया। 25 + 8 जो है बेटा 33 होता है और 49 आ गया। आपको पता है 33 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वो अंडर रूट के अंदर बाहर नहीं आ सकता, ऐसे ही रहेगा। और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, तो आपके पास r की वैल्यू 33 √7 आ गई। अभी हमने किस तरफ मूव करना है, अभी हमने मूव करना है, ये समझ आ गई, r की वैल्यू 33 √7 आ गई। अभी हमने जाना है बेटा एंगल की तरफ। तो एंगल का फार्मूला यानी क्या होता है, एंगल थीटा को रिप्रेजेंट करता है, तो tan इनवर्स y/x। बहुत आसान है, देखें तो y की वैल्यू क्या है, √8/7 डिवाइड बाय क्या है x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 5/7। इसको शुरू में ऊपर लिख दें, आपके लिए आसानी होगी। ऊपर लिखेंगे तो 5/7 की बजाय 7/5 लिखा जाएगा, क्योंकि x नीचे था ना। इसको जब ऊपर लिखेंगे तो उसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें, वो लिख दें 7/5। ठीक है, 7 से कैंसिल हुआ, √8/5 माइनस के साथ आ गया बेटा। ठीक है, अभी जब इसकी वैल्यू आप लेंगे कैलकुलेटर के अंदर क्या लिखेंगे, शिफ्ट करके tan करेंगे, tan इनवर्स आ जाएगा, और वहां पे √8 लिखें, /5 लिखें, और इसकी वैल्यू आपको 0.5656 मिल गई। ठीक है बेटा, तो उसके बाद आपने जब tan इनवर्स इसकी वैल्यू लेंगे तो वो 29.49 आएगा। ठीक है, बात समझ आई। एक बात आपने याद रखनी जो बाकी पार्ट्स में नहीं आई, कि अगर आपका आंसर माइनस आ जाए तो उसको आपने 180 से माइनस करना है, फिर आपका ओरिजिनल एंगल आएगा। इसको भूलना नहीं बेटा, जब भी आपका आंसर नेगेटिव आ जाए उसे 180 से माइनस करना है। इसको 180 से माइनस कर देंगे तो आपके पास 150.5 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है ना। तो आपके पास देखें थीटा भी आ चुका है, और क्या आ चुका है, आपके पास r भी आ चुका है। r क्या था, r था ये देखें 33 √7। तो अभी आप क्या करेंगे, पोलर फॉर्म लिखेंगे, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें वैल्यू लगा दें, r की वैल्यू 33 √7, cos लिखा और एंगल आपको पता है आपका क्या आया था 150.5। तो दोनों जगह बेटा वो लिख दें। तो इस तरह जो है ना ये आपका पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो आसान है, देखिए सारे एक जैसे क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी आपकी मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। देखो बेटा अभी देखिए इसमें 6 पार्ट में x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू जो है उसी तरह देखिए r लिखा x² + y², r की वैल्यू 1/2 आ गई और y की वैल्यू √3/2 आ गई। ये देखिए दोनों का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4। अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो 5 आ गया, 2 का स्क्वायर 4। मैंने आपको बोला अगर एलसीएम सेम हो तो ऊपर पर वैल्यू सेम आती है, यानी 1 + 5, तो 5 + 1 कितना हो गया 6, 6/4 आ गया। ठीक है, अभी अब देखें 4 प्रॉपर्ली स्क्वायर रूट होता है किसका, 2 का। 2 बाहर आ गया और 6 अंडर रूट के अंदर रहा, तो r की वैल्यू ये आ गई। अभी आपने थीटा फाइंड करना है, आपको पता है थीटा किसके इक्वल होता है tan इनवर्स y/x के। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू देखिए लिखी हुई √5/2। ठीक है, और उसके बाद नीचे क्या x की वैल्यू क्या 1/2। तो मैंने कहा था इसको ऊपर लिख लिया करें बजाय नीचे के, तो 1/2 का 2/1 बन जाएगा। 2 से कैंसिल हुआ, √5 आ गया। अभी आप देखें ये जो लिखा हुआ है थीटा = tan इनवर्स √5, तो tan इनवर्स √5 जो होता है बेटा कैलकुलेटर से वैल्यू लेंगे तो 2.236 आएगा। ठीक है, बात समझ आई। अभी आप tan इनवर्स लेंगे तो उसका आंसर क्या आ गया, ये √5 की वैल्यू मैंने लिखी है, सॉरी बेटा, ये √5 की वैल्यू 2.236। tan इनवर्स लेंगे तो आपके पास वो तकरीबन आपको जो है वो 59.5 दे रहा था, मैंने उसे राउंड ऑफ करके 66 कर दिया। तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं एंगल को। तो पोलर फॉर्म आपको पता ही क्या है, वो क्या है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू लिखे √6/2, थीटा की वैल्यू लिखे 66 दोनों जगह पे।
आर आपने अभी फाइंड किया था, देखें ये मैंने उसी की वैल्यू लिखी है। तो इस तरह जो है ना 6 पार्ट कंप्लीट हुआ, 7 पार्ट की तरफ मूव करते हैं बेटा। 7 में देखें ये क्वेश्चन आपको दिया है, आपको पता है -2/3 रियल पार्ट है एक्स की वैल्यू, -7/3 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है जो कि वाई की वैल्यू है। तो आर किसके इक्वल होता है, x² + y²। एक्स की वैल्यू क्या है, -2/3 का स्क्वायर आ गया, वाई की वैल्यू √7/3 आ गया, स्क्वायर आ गया। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, स्क्वायर की वजह से माइनस जो है वो भी प्लस हो गया। तो ये क्या आ गया, 7 अंडर से कैंसिल हुआ, 7 रह गया और नीचे क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9। तो अभी आप देखिए दोनों सेम नीचे है, मैंने कहा था ऊपर वाली भी सेम आती है, तो 4 + 7 आ गया। 7 4 कितना होता है, 11। ठीक है, 7 और 4 11 आ गया। तो देखिए 11 √ 9, आपको पता है 9 जो है ना परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 11 नहीं होता तो 1 के अंदर रहेगा। तो आर की वैल्यू 11 √ 3 आ गई। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने थीटा फाइंड आउट करना है, तो थीटा की तरफ चलते हैं बेटा। तो ये देखिए उसका बाकी पार्ट है। तो थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y/x। तो y की वैल्यू क्या थी, √7/3 और x की वैल्यू क्या थी, 2/√3। तो मैंने उसको 3/√2 लिख दिया, ऊपर लिख दिया ना, y के सामने लिख दिया, y के सामने। 3 3 से कैंसिल हुआ बेटा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, तो √7/2 आ गया। तो √7/2 करेंगे कैलकुलेटर में, जब 7 का अंडर रूट लेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे वो आपको 1.323 देगा। अभी आप tan इनवर्स लेंगे तो आपके पास 53 डिग्री आ गया। ये भी तकरीबन जो है 52.9 आता है, उसे राउंड ऑफ करके 53 मैंने लिख दिया। उसके बाद देखिए बेटा पोलर फॉर्म आपको पता ही क्या होती है, r cos थीटा + आयोटा sin थीटा। तो आप r की वैल्यू लिखें 11√3 और उसके बाद थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 53√, दोनों जगह पे आपने वो लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बेटा। बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इनवर्स है क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या सीखा, हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म दी गई, हमने पोलर फॉर्म में चेंज किया। क्वेश्चन नंबर 3 में पोलर फॉर्म दी गई है, ये देखो स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारा आखिरी आंसर जो है इसी शक्ल में आ रहा है, ये देखिए। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दी हुई है पोलर फॉर्म और हमने उसे वापस लाना है किसमें, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, बात समझ आ गई। वो कह रहा है आप क्या करें, कन्वर्ट करें कॉम्प्लेक्स नंबर को इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रही है फॉर्म, ये आपकी पोलर फॉर्म है। जो आपको ये वाला क्वेश्चन दिया जाता है, ये जो x + आयोटा y, इसको कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और उसके अलावा जो है ना इसे हमने कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। देखो क्या कह रहा है, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया हुआ है, किसमें करना है, इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसका मतलब है ये जो पोलर फॉर्म है इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो हमने क्या करना है बेटा, हमने मतलब क्वेश्चन ऐसे भी पेपर में आ सकता है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। ठीक है, बात समझाई आपने। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म जो होती है इसको पोलर फॉर्म भी कहते हैं। तो अभी आप देखें, सबसे पहले जो है ना हमने ये क्वेश्चन लिखा। अभी आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। कैलकुलेटर से बेटा क्या करें, 5π/3 उसका कॉज लें, वो आ गया 1/2। फिर उसके बाद क्या करें, 5π/3 साइन की वैल्यू लें कैलकुलेटर के साथ। ठीक है, तो जी आपने वैल्यू ली, वो -√3/2 आ गई। ठीक है, अभी यह क्या आ गया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4/2 आ गया, ये आयोटा आ गया, और उसके बाद √3/2 ये लिखा हुआ। अभी 2 का 4 से कैंसिल भी कर सकते हैं, ऊपर 2 रह गया, तो ये क्या आ गया, 2√3 आ गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये से कैंसिल हो गया 2। तो देखिए ये आपके पास किस शक्ल में आ गया, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। उसने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखें, और आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म बेटा दी गई है। रेक्टेंगुलर फॉर्म वही होती है जिसको आप पोलर फॉर्म कहते हैं। तो इसी तरह इसका सेकंड पार्ट क्या है, देखिए 3/2 cos 7π/6 प्लस आयोटा साइन 7π/6। तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल बेटा, आपने 7 और पाई को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पाई की वैल्यू आपने क्या यूज करनी है, 180। आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे 180, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आप क्या लिखेंगे, पाई की जगह पे 180 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, जब आप साइन उसका ले लेंगे। ठीक है, बात समझ आई। अभी आपके पास जो है ना, आपको पता है आपने क्या करना है, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। इस वैल्यू को भी बेटा 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह देखिए 1.4955 ये आपके पास आ गया, और 0.09 ये 6 लिखा है, और साथ आयोटा भी लिखना है। तो ये आपके पास है, कौन सी फॉर्म आ गई है, ये देखें। पहले क्या फॉर्म थी, आपको पहले पोलर फॉर्म दी गई थी जिसको आप रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते हैं, और आपने इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है जी, तो अगले हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं।
थर्ड पार्ट भी इसी तरह, ये एक ही काम है जो बार बार आपने रिपीट करना है। अभी आप देखें, इसमें परेशान नहीं होना कि ये क्वेश्चन कैसे दिया गया है। उसने दिया हुआ है जी का, ये क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट, जी का एब्सोल्यूट 7 दिया है, और ये जो ARG लिखा हुआ है बेटा, ये लफ्ज बेसिकली आर्गेंडन है। आर्गेंड का मतलब, ये एक मैथमेटिशियन उसने अपने नाम से रखा है आर्गेंड, ठीक है, ये आर्गेंड है। आर्गेंड का ARG लिखा हुआ है, तो जहां भी ARG लिखा हो बेसिकली क्या होता है, वो एंगल होता है। ARG एंगल होता है, याद रखिएगा। और जो एब्सोल्यूट होता है जी का, वो बेसिकली आर की वैल्यू होती है। जी का एब्सोल्यूट जो होता है वो आर की वैल्यू होती है। अब जी का एब्सोल्यूट कैसे लेते थे, x² + y² अंडर रूट, तो आर का भी फार्मूला वही है। तो लिहाजा आपने क्या करना है, को जी का जो एब्सोल्यूट होता है बेटा वो आर होता है, और ये जो लिखा हुआ है ARG, ये एंगल होता है। एंगल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, तो ये थीटा आ गया, तो 23π/12 आ गया। ठीक है, आपके पास देखिए अभी आर क्या आ गया 7, और थीटा क्या आ गया 23π/12। अभी आपको समझ आ गई है कि ARG बेसिकली क्या है, थीटा है, और जी एब्सोल्यूट जो है वो आर की वैल्यू होती है, यानी ये आर होता है और ये एंगल यानी थीटा होता है, तो वैल्यू लिख दी। अभी आप देखिए फार्मूला क्या है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो वैल्यू लगा दे। आर की वैल्यू क्या है आपके पास आ गई, आर की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई 7, कॉस आ गया, थीटा की वैल्यू क्या 23π/12, वो तो आप लिख ली, फिर थीटा की वैल्यू 23π/12। ठीक है बेटा, आपने क्या किया, पाई की वैल्यू 180 लिखी, 180 को मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर से 23, और फिर 12 से डिवाइड कर दिया, कॉस की वैल्यू ले लीजिए आ गई। फिर आपने 180 लिखा, पाई की जगह पे 23 से मल्टीप्लाई किया, 12 से डिवाइड किया, आपके पास क्या आ गई, साइन की वैल्यू ले ली, तो 0.105 आ गई। उसके बाद 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 7 को इससे मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास ये देखें कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में आ गया आपका जो रेक्टेंगुलर फॉर्म थी। उसके बाद देखिए बेटा अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट है, उसने दिया हुआ है जी एब्सोल्यूट 11 और ARG, जिसको आर्गेंड मैं कह रहा हूं बार बार, आर्गेंड, ये आर्गेंड की शॉर्ट फॉर्म है। आर्गेंड का मतलब एंगल होता है बेटा, तो आर्गेंड ऑफ जी दिया गया, यानी ARG जी वो है 11/π/12 और साथ माइनस साइन। तो मैंने कहा था ARG एंगल यानी थीटा होता है, और एब्सोल्यूट जो होती है वो आर की वैल्यू होती है, जी एब्सोल्यूट आर की वैल्यू होती है। आर भी आ गया, एंगल भी आ गया, और आपके पास फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म, आर इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसमें वैल्यू लगा दें। आर की वैल्यू क्या है 11, वो देखें आर की वैल्यू 11 है, ठीक है, आर की वैल्यू 11 है। तो आपने क्या करना है, आर की जगह 11 लिख दिया, कॉस लिख दिया, और यहां थीटा की जगह पे क्या वैल्यू थी, -11π/12, तो दोनों जगह पे आपने वो लिख दिया। अभी आप 11π/2 लेंगे वैल्यू, बार बार कह रहा हूं, पाई की जगह 180 लिखें, 11 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, और कॉस से वैल्यू लें तो आपको ये देगा। और कॉस की जो माइनस वैल्यू होती है स्टूडेंट याद रखनी है, वो पॉजिटिव ही आती है। और उसके बाद आपने क्या लिखा, उसी तरह ही पाई की जगह 180, उसको 11 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, साइन लिया, तो ये आ गई। अभी आपने 11 से इन दोनों को अंदर बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है आपके पास, जी का एब्सोल्यूट 10/3 दिया है, मतलब आर की वैल्यू दी है 10/3, और अगर ARG का मतलब एंगल होता है, तो एंगल क्या दिया गया आपको, -17π/12। अभी आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पोलर फॉर्म लिखनी है, इसमें वैल्यू लगा देनी है। आर की वैल्यू 10/3, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, ये देखें आपका आ गया 6 पार्ट। तो 6 पार्ट क्या लिखा हुआ है, 2 cos -33 प्लस आयोटा 2 sin -33। ठीक हो गया, समझ आ गई। तो इसमें सिंपल कुछ भी नहीं करना आपको, आपने इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेना है। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, cos -33 आ गया और आयोटा sin -33 आ गया। तो ये देखें खुद ब खुद फिर पोलर फॉर्म बन गई। ये आर की वैल्यू है 2, और ये एंगल क्या है -33। तो सिंपल आपने क्या करना है, cos 33 ले लेना, वो ये आ गया, sin 33 लिया तो ये आ गया। मैंने आपको कहा था cos माइनस पॉजिटिव ही आंसर देगा आपको, जबकि sin जो है वो नेगेटिव ही देगा। ठीक है, उसके बाद 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1.677 आ गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ गया। तो ये देखें आपके पास क्या थी, आपके पास जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म जो थी वो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में आ गई। अभी हम इसका जो लास्ट पार्ट है वो करते हैं। तो वो है बेटा जी की वैल्यू, जी एब्सोल्यूट की वैल्यू 12 दी है, और ARG जो एंगल है आप जी जो है वो पाए दिया हुआ है। तो आपने क्या लिखा, आपने जी की जगह पे लिखी उसकी वैल्यू 12, और थीटा की जगह पे क्या लिख दिया, पाए। ठीक है, समझ आ गई। यानी पाए का मतलब क्या होता है, 180, पाए का मतलब 180। तो मैं बता चुका हूं सारे क्वेश्चन में। आर की जगह आपने क्या लिखा, 12, उसके बाद कॉस लिखा, और एंगल क्या दिया हुआ था, पाए। तो देखिए थीटा की जगह पे पाए आ गया, थीटा की वैल्यू पाए है। आयोटा लिखा, साइन लिखा, थीटा की जगह फिर पाए आ गया।
ठीक है बेटा। अभी आप तब लिखेंगे cos पाई की वैल्यू लेंगे तो वो -1 देगा। सर ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको आप छोड़ दें। आप 12 के बाद ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे आ जाए। cos पाई यानी cos 180 की वैल्यू -1 होती है, sin 180 की वैल्यू 0 होती है बेटा। तो आपके पास 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, माइनस का 12 आ गया। 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। आपने इमेजिनरी पार्ट शो तो करना होता है, इमेजिनरी पार्ट शो करना है, इसलिए साथ 0 लिखेंगे। ये 0 ही आता है लेकिन आप साथ 0 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह बेटा हमारा क्वेश्चन जो है वो 2 और 3 कंप्लीट हुआ। नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान है, देखिए बेसिक थीम एक जैसी है, बस थोड़ा सा चेंज आता है क्वेश्चंस के अंदर। अभी देखिए इसमें सबसे पहले हमें लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि इफ z1 इज इक्वल टू 9 इंटू कॉस 5 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 और z2 भी आपको गिवन है, यानी z1 और z2 गिवन है। सिंपल उसने कहा है आपने क्या करना है, आपने z1 और z2 फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो देखें हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल बेटा z1 और z2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। z1 हमारे पास क्या है, ये देखें ये वैल्यू मैंने लिख दी, उसके बाद आ गया प्लस, उसके बाद है z2, देखें ये z2 है, इसको लिख दिया। अभी आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से 5 को 180 से मल्टीप्लाई करना है, पाई 180 होता है, और उसके बाद 4 से डिवाइड कर देना, वो आपके पास 225 आ जाएगा। यानी असल में आप ज्यादा जो है ना वो फ्रेंडली जो है वो डिग्री से हैं, तो इसलिए आप इसको डिग्री में चेंज कर दें। इसी तरह देखें बेटा वो भी सेम वैल्यूज है, इसका भी 225 आएगा। अभी आप क्या करें, 180 को 3 पे डिवाइड करें, क्योंकि पाई 180 होता है, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो ये cos 60 आ गया, इसी तरह sin 60 आ गया। अभी आप वैल्यू लेंगे cos 225 की, वो आ गई -0.707, और इसी तरह sin 225 की वैल्यू आ गई 0.707। ये बाय चांस दोनों की वैल्यू एक ही है, जैसे अगर आप 45 लेते हैं ना साइन और cos, तो वो सेम देता है आपको। इसी तरह cos 60 की वैल्यू ये आ गई और sin 60 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है बेटा, अभी आपने क्या किया, 9 को इससे मल्टीप्लाई किया, 9 को इससे मल्टीप्लाई किया, इस तरह 5 को इससे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ऑफ कर दी है। उसके बाद आपने क्या करना है, रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी अलग करना है। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा होता, वो है 6.36 और 2.5। अभी आपने क्या किया, 6.36 से 2.5 माइनस किया तो ये आ गया। और अभी आप देखें ये आयोटा दोनों इमेजिनरी वैल्यूज हैं, तो 6.36 से आपने 4.33 माइनस किया, 2.03 आ गया। तो ये आपके पास जो है ना वो आंसर हो गया। उसने कहा था z1 प्लस z2 फाइंड आउट करो, तो ये z1 प्लस z2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें बहुत सिंपल सा था। सिंपल ये जो आपको इक्वेशन दी गई है इसमें z1 z2 लगा देना है, क्योंकि दोनों गिवन है। तो आगे मूव करते हैं। तो ये देखें जी सेकंड पार्ट आ गया हमारा। ठीक है जी, तो सेकंड पार्ट में है कि वो देखें वो प्लस था, ये माइनस है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक साइन चेंज हुआ है। ये देखें साइन चेंज हुआ है, बाकी उसी तरह ये देखें सारी वैल्यूज हैं, देखें सेम कॉपी है जो पिछला मैंने पार्ट आपको समझाया बेटा। अभी आप 225 की वैल्यू लेंगे, ये आएगी, 225 साइन लेंगे तो ये आ जाएगा सेम, cos 60 0.5, sin 60 0.866। अभी आप क्या करेंगे, वही 9 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई। देखिए बाहर से 9 और 5 खत्म हो गया। अभी आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेट ऑफ करनी है, बाहर माइनस है तो ये माइनस और ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। रियल पार्ट कौन सा है जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा होता, ये और ये है। अभी देखें सेम साइन हो ना, तो बेटा याद रखो स्टूडेंट्स ये आपस में ऐड होते हैं, तो 6.36 और 2.5 दोनों को ऐड करेंगे 8.86। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये दोनों आयोटा वाले, इन दोनों ये भी दोनों सेम साइन है, ये दोनों भी ऐड होंगे, तो 6 + 4 10.69। तो ये इस तरीके से आपके पास सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया। अभी हम मूव करेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट थर्ड पार्ट। थर्ड देखिए पहले हमने सम सीखा, फिर क्या थी सब्ट्रैक्शन, यानी पहले एडिशन थी, अभी उस पर सब्ट्रैक्शन आई, अभी क्या डॉट, डॉट मींस मल्टीप्लाई। अभी मल्टीप्लाई का प्री डिफाइंड बेटा फॉर्मूला है जिसको सिंप्लीफाई किया गया, समराइज किया गया, आपने उसको इस्तेमाल करना है। अभी आप देखें उसी तरह ही सबसे पहले देखें, ये पहले फार्मूला देख लें, ये आपके बुक में लिखा हुआ है। फार्मूला क्या है, R1 R2 इंटू कॉस θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। ये सेम केस है दोनों बेटा, आपको पता ही है जो पोलर फॉर्म होती है उसमें पहले कॉस होता है, फिर साइन होता है और आयोटा साइन। आपने पोलर फॉर्म लिखनी है, बाहर क्या है, बाहर R1 और R2 है। ठीक है, अभी आप देखें जो आपको वैल्यू दी गई थी वही क्वेश्चन वही है ना, ऊपर क्वेश्चन वही है तो उसका पार्ट है, जो क्वेश्चन दिया गया उसी में से मैंने वैल्यू उठाई, जो बाहर लिखी हुई थी वो 9 आ गई। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, ये देखिए ये क्वेश्चन था बेसिकली बेटा, ये R1 है और ये R2 है। इसी तरह ये पहला एंगल जो है Q1 है और दूसरा एंगल क्या है, देखिए टोटल एंगल 5 π/4 और π/3 है, तो ये Q1 है बेटा, ये सॉरी θ1 है और ये θ2 है। ये θ1 पहला एंगल और ये दूसरा एंगल, और R1 ये है और R2 ये जो बाहर लिखा हुआ ये R है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने यहां भी लिख दिया ताकि आपको आसानी हो। R1 9 है, R2 5 है, θ1 5 π/4 है और θ2 π/3 है। सिंपल बेटा, यहाँ पे θ1 और θ2 की जगह पे वैल्यू लिखी है मैंने, देखें
थीटा 1 क्या था 5π/4 वो लिख दिया, प्लस उसके बाद क्या थीटा 2 वो क्या थीटा 2 क्या π/3। सेम इसी तरह थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू लगाइए बेटा। एलसीएम लिया 4 3 12 आ गया एलसीएम, 4 3 12 3 5 15, 3 4 12, 4 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई आ गया। ठीक है, समझ आ गई, बहुत आसान है। इसी तरह ये भी एलसीएम में सेम दोनों कॉपियां देखें सेम। अभी आपने 15 और 4 कितना हो गया 19 पाई डिवाइड बाई 12 आ गया, और उसके बाद क्या आ गया 15 और 4 कितने फिर वही 19 पाई बाई 12 आ गया। ठीक है, तो ये देखें आपके पास आंसर आ गया। इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। अभी आ गया हमारा अगला केस जो कि डिवीजन का है। देखिए बेटा इसमें डिवीजन करना है, ये लाइन डिवीजन की है। डिवीजन का फार्मूला सेम देखें, ये जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है सेम वही है, सेम। ये देखें दोनों कॉपी देखें, दोनों ब्लैक को देखें, ये भी ब्लैक ये भी ब्लैक, दोनों सेम है। सिर्फ चेंज क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस है, जहां प्लस था वहां पे माइनस आ गया, और बाहर जहां पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे क्या है डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बीच में डॉट है बेटा यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है डिवीजन है। डिवीजन में आपने डिवीजन करनी है, ठीक है, और उसके बाद जहां पे आपने प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई वहां मल्टीप्लाई करना है। बाकी सेम फार्मूला वही है जो ऊपर लिखा है, सिर्फ चेंज किया है यहाँ दोनों जगह पे माइनस आ गया। बाकी देखिए सेम वैल्यूज लिखी है और इसे सॉल्व कर लिया, कोई चेंज नहीं बेटा, कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ गया। मतलब आप जब माइनस लेंगे तो जाहिर है क्या रिजल्ट आपके पास आएगा जब एलसीएम लेगा ना इसका तो आपके पास 11 पाई बाय 12 आएगा। इस तरह इसका क्या आएगा 11 पाई बाय 12। ये इतना एलसीएम आप ले सकते हैं, सेम पिछले पार्ट को सामने रख के आप इसे अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। देखें बहुत आसान है। तो इस तरह ये जो है ना आपका पार्ट 4 जो है ना वो भी क्लियर हो गया। आगे इंशाल्लाह मूव करते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए मैं करता हूं, आप देखिएगा 5 में क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि इफ Z1 जो है वो ये है बेटा, और Z2 ये गिवन है, Z1 भी गिवन है, Z2 भी गिवन है, और उसने कहा देन फाइंड द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस इनटू x प्लस आयोटा बाय फॉर्म। यानी आपने क्या करना है, उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिजल्ट देना है। और करना क्या है आपने, और नीचे जो दिया गया उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरह Z1 प्लस Z2 फाइंड करना है। Z1 गिवन है, Z2 गिवन है, बिल्कुल कॉपी है क्वेश्चन नंबर 4 की। ये देखिए बेटा मैंने Z1 लिखा और ये मैंने Z2 लिखा। उसके बाद क्या किया मैंने उसी तरह ही पाई मतलब 180 को 23 से मल्टीप्लाई करें, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, साथ कॉस भी ले लें उसका। इसी तरह ही 23 को 180 से मल्टीप्लाई करें, 12 से डिवाइड करें, उसका साइन लेंगे तो ये वैल्यू आपके पास ये आ गई, ये माइनस। ठीक है बेटा, ये कुछ भी नहीं है, ये माइनस आएगा क्योंकि साइन मैंने ले लिया था, वो लिखा गया गलती से, साइन ले चुका हूं, ये आ गई वैल्यू। ठीक है जी। उसके बाद इसी तरीके से आपने 180 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 12 से डिवाइड करना है, कॉस लेंगे तो ये आ गया। इसी तरह फिर वही देखें बेटा 11 को 180 से मल्टीप्लाई करें, 180 मतलब पाए, तो 12 से डिवाइड करेंगे, साइन लेंगे तो ये आ गया। ठीक है, अभी आपने क्या किया 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया, दोनों के साथ ये आ गया। यहां पे आपने 11 से मल्टीप्लाई किया इन दोनों को 11 से, तो ये दो वैल्यूज आ गई। कैलकुलेटर है उसको यूज कर लेना। रियल पार्ट का रियल से लिंक होगा, तो 10 में से आपने 10.6 से 6.7 माइनस किया तो ये आ गया। इमेजिनरी पार्ट कौन से, आयोटा वाला, ये और ये। ठीक है बेटा, 2.8 से आपने 1.8 माइनस किया तो ये आ गया। तो ये देखें आपके पास जो है ना वो आ गया क्या, Z प्लस Z2। मतलब देखिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 ही है। अभी देखें इसमें क्या करना, उसमें क्या करना था प्लस, इसमें क्या करना माइनस। देखिए सेम वही क्वेश्चन लगा, सेम कॉपी, सिर्फ बीच में यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया बेटा। ठीक है, जहां माइनस था वहां माइनस। बाकी देखें अगर गौर करें तो मैंने एक एक स्टेप वही है, कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ चेंज कहां पे आना है, यहाँ पे बाहर माइनस है तो ये वाली वैल्यू भी माइनस हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बेटा। ये असल में ये देखें ये भी माइनस हो गई। अभी आपने क्या करना है, रियल पार्ट जो है वो रियल के साथ ऐड किया तो 10.6 और 6.7 दोनों को ऐड करेंगे 17, तो ये क्या आ गया 1.813 और 2.84, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों सेम साइन ऐड होंगे, वो आ गया 4.65। तो देखिए बिल्कुल सेम दोनों बेटा, एक ही क्वेश्चन है, वहां प्लस था यहाँ माइनस है, बाकी सारा स्टेप वही, सारा क्वेश्चन वही। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है वो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अभी हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में फिर वही चीज आ गई, बीच में डॉट आ गया, डॉट मींस मल्टीप्लाई आपने करना है। तो उसके लिए आप जो बाहर वैल्यू लिखी होती है, देखो बेटा दोबारा वापस चलता हूं, बल्कि मैंने यहां लिखी हुई है, ये देखिए मैंने आपकी सहूलत के लिए दोबारा लिख दिया क्वेश्चन। अभी आप देखें जो बाहर लिखा होता है वो क्या होता है 7। चलिए दोबारा फिर भी बता देता हूं आपको, ये आपका मेन बेटा क्वेश्चन था। ये जो पहली वैल्यू होती है ये वाली, ये R1 होती है, और बाहर ये जो लिखी है ये R2 होती है। ये वाला एंगल 23 पाई बाय 12 ये θ1 होता है, और दूसरे एंगल के 11 पाई बाय 2 ये θ2 होता है। बात समझ आ गई बेटा, क्योंकि ये तो दोनों एक ही है ना,
अगर मैं इसको थीटा 1 देखूं तो ये भी वही थीटा 1 ही है, अगर ये मैं थीटा 2 बोलूं तो वो भी ये थीटा 2 है, क्योंकि दोनों सेम है। तो इसका मतलब है दोनों जो डिफरेंट एंगल हैं, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, और ये R1 है और ये R2 है। ये सारी वैल्यूज मैंने यहां पे लिख ली है आपकी आसानी के लिए। देखें R1 7 आ गया, R2 11 आ गया, थीटा 1 ये आ गया, थीटा 2, और ये फार्मूला मैंने आपको समझा चुका हूं। वो क्या होता है R1 इंटू R2, अभी मैंने पीछे लिखा, अभी मैंने डायरेक्ट वैल्यू लगाई है। उसके बाद क्या होता है cos थीटा 1, थीटा 1 क्या है ये मैं लिख दिया, प्लस थीटा 2, ये देखें अगर आप थोड़ा सा गौर करें बेटा, ये वाला फार्मूला जो था यहां पे 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में, ये देखें ये वाला फार्मूला, तो मैं यही अप्लाई कर रहा हूं। आप इसको वैसी जबानी याद कर लो बेटा, इसको जबानी याद कर लो। क्या करना है आपने सिंपल देखिए हम कर रहे थे ये वाला पार्ट, आपने क्या करना है पहले कॉस लिखना है, पहले जो R1 है R2 इन दोनों को बाहर मल्टीप्लाई करना है, कॉस के साथ पहला वाला एंगल और प्लस सेकंड वाला एंगल, सेम यही चीज यही सारा का सारा आपने साइन के साथ भी उसी तरह ही, थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, बात समझ आ गई। अभी आपने क्या किया, आपने इसका एलसीएम लिया, वो 12 आ गया। नीचे एलसीएम अगर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आती है। तो देखिए बेटा, आप जब 23 और 11 को ऐड करेंगे 34 डिवाइड बाई 12 आ गया। इसी तरह 23 प्लस 11 कितना आ गया, 34 डिवाइड बाई 12 आ गया। अभी आपने क्या किया, आपने पाई मीन्स 180 लिया, 180 को 34 से मल्टीप्लाई किया और 12 से डिवाइड करके कॉस ले लिया। बल्कि पहले मैंने एक स्टेप ये कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर लिया है। देखिए 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, सेम ये भी यही आ गया। अभी आपने 180 को 17 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करके कॉस लिया तो ये आ गया। इसी तरह 17 को 180 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया, साइन लिया तो ये आ गया, साथ ये आयोटा आ गया। ठीक है, अभी 77 को अंदर मल्टीप्लाई पहले इससे किया, ये आ गया, 77 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो ये देखें बेटा आपके पास आंसर आ गया किसका, Z1 डॉट Z2, वो डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। अच्छा, अभी आप देखिएगा, अभी हमने डिवीजन करनी है, तो डिवीजन में थे कि जैसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, अभी हमने डिवाइड किया, सेम यही सारा आना है। सिर्फ क्या आना है, सिर्फ यहां पे माइनस आना है। मैंने आपको बोला था कि डिवीजन वाले फार्मूले में यहां पे माइनस आता है, तो देखिए यहां पे माइनस आ गया। अभी आप गौर करें, इसको और इसको सेम स्टेप पे कोई चेंज नहीं, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे बाहर डिवाइड हो रहा है, अंदर सारा काम वही है, सिर्फ यहां पे माइनस आएगा इस जगह पे। तो ये देखें इस जगह पे माइनस आ गया, उसके बाद सारी कैलकुलेशन है सेम वही जो ऊपर लिखा हुआ, एक एक स्टेप वही देखें वही चल रहा है। सिर्फ बाहर वहां पे क्या था, वहां पे आ रहा था 11 इंटू 17, यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 11 है। तो अभी हम देखे करते हैं बात, यहाँ माइनस है तो अभी 23 में से 11 माइनस किया, 12 बाई 12 आ गया। यहाँ भी 23 से 11 माइनस किया तो 12 बाई 12, एलसीएम लिया मैंने बेटा, एलसीएम लिया। ठीक है, तो अभी 12 से कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, 1 आ गया। 12 से कैंसिल हुआ तो वो भी 1 आ गया। अभी आप जब डायरेक्ट वैल्यू लेंगे ना, जब वैल्यू लेंगे, यहां मैंने क्या किया, 12 को 12 पे डिवाइड किया, 1 आ गया, और cos 1 जो है वो 0.998 होता है। आप कैलकुलेटर देख लेना, ये भी 12 से कैंसिल हो, 1 आया, साइन 1 देखेंगे तो वो 0.02 आएगा। ठीक है बच्चे, अभी 0.998 जो है इसको मैंने राउंड ऑफ करके देखें, 0.998 करेंगे तो 1 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह ये 0.002 है, इसको अप्रोक्सीमेटली आप 0 भी लिख सकते हैं। अगर आप ये आंसर लिखेंगे पेपर में वो भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है। तो आपने क्या किया, इसको राउंड ऑफ करके 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, ये देखिए मैंने वही लिखा है। सही है, अभी आप क्या लिखेंगे, ये आ गया, इसको 7 बाई 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो 0 आउट आ गया। तो ये इस तरीके से आपका फोर्थ पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का वो भी कंप्लीट हो। आगे चलते हैं। तो अभी आप देखें, एक नई चीज आ रही है लेकिन बहुत आसान है। मैं आसान बोलता हूं तो आसान है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में जो है। अच्छा बेटा, एक चीज आपने याद रखनी है, ये देखिए मैंने रेड से मार्क किया हुआ है कि असल में बुक जो है ना रिवाइज हुई है। आपकी पहले जो बुक आपके पास स्टूडेंट के पास होगी वो रिवाइज हुई है, उसमें काफी सारी मिस्टेक्स थी। ठीक है ना, कुछ चीजें उन्होंने बीच में से माइनस की हैं, कुछ ऐड की हैं। ठीक है, आंसर्स में बहुत सारा मसला था। तो जो फ्रेश बुक अभी आई है, लेटेस्ट बुक जो आई है, ये उसके मुताबिक ये उस बुक में क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज 1.5 का, लेकिन नई वाली में है। नई वाली में है ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वहां पर ये क्वेश्चन नहीं है। इसी क्वेश्चन नंबर 6 से आपका, अगर आप देख रहे होंगे, अगर आपके पास बुक होगी तो वो वहां पे क्वेश्चन यहां से ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 7 जो है, अगर आपको 7 नजर आ रहा है वो बेसिकली 6 होगा, जो पुरानी जो पहले आई थी बुक उसमें जो 8 है वो 7 होगा। तो ये 6 क्वेश्चन बीच में नया ऐड हुआ है, तो मैंने ये आपके लिए जो है ना कर दिया ताकि आपको परेशानी ना हो कि जो नई बुक में ये क्वेश्चन आया उसको कैसे करना है। तो ये पहली वाली बुक में नहीं है, जो अभी आई है रिवाइज बुक उसमें ये क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए मेहनत की है, आप देखेगा इंशाल्लाह इसको करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, उसने लिखा हुआ है इफ Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर।
उसने कहा कि Z1 Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने क्या करना है, आपने शो ये करना है कि ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ARG, मैंने आपको बोला था ये आर्गेंड है, आर्गेंड एक मैथमेटिशियन तो उसने अपने नाम से रखा हुआ है, तो इसका मतलब एंगल होता है। आपने कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ ये सोचना है कि ARG का मतलब एंगल होता है, ARG का मतलब एंगल होता है, मैंने पहले बोला। तो ARG Z1 Z2 इज इक्वल टू ARG Z1 प्लस ARG Z2। तो उसने कहा कि आप प्रूव करो कि Z1 Z2 कलेक्टिव का जो ARG होता है यानी एंगल जो होता है वो Z1 एंगल के और Z2 एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो इसको प्रूव करते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी भी है, ये एंगल की प्रॉपर्टी भी है। अगर दो वैल्यूज का कलेक्टिव ARG है तो वो किसके इक्वल होता है, Z1 और Z2 दोनों प्लस के, अलग अलग। ये प्रॉपर्टी भी है। तो देखें इसे करते हैं। तो आपने लेट कर लेना है, कोई भी दो लेट कर लेंगे। Z1 जो है वो R1, देखें आपने क्या करना है, इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है, ये एक पोलर फॉर्म लिखनी है। पोलर फॉर्म आपको पता R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है, तो मैंने वही लिखी। और दूसरा Z2 जब मैंने लिया, जहां जहां मैंने 1 लिखा था, R1 थीटा 1 उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, इस Z2 की वजह से R2 थीटा 2। सिंपल, आपने जहां जहां 1 है वहां पे 2 करके वो Z2 की वैल्यू, तो इस तरह आपने दो जो है क्या ले लिए बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि उसने कहा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपने शो करने हैं कि वो इसके इक्वल है। तो ये दो ले लिए खुद से, जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है। अभी आप देखें, मैं आपको बोल रहा हूं बेटा कि ARG का मतलब एंगल होता है। तो Z1 का एंगल क्या है, Z1 का एंगल थीटा है, थीटा 1 है। देखें दोनों जगह एक ही है ना, तो इसका मतलब है, ये मैंने जब लिखा ना ARG Z1, आप Z1 पे पहुंचे और उसका एंगल देखें, एंगल क्या है, थीटा, तो वो क्या है, Z1। इसी तरह ही आप Z2 पे पहुंचेंगे तो Z2 का एंगल का मतलब होता है थीटा, वो क्या है, थीटा 2। मैं फिर बता रहा हूं बेटा कि ये मैंने जब लिखा है कि ARG यानी एंगल Z2 का एंगल क्या है, थीटा 2। देखें दोनों जगह सेम है, तो मैंने यहां पे आपकी आसानी के लिए पहले लिख दिया। अभी मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट साइड ली। लेफ्ट साइड क्या है, ARG Z1 Z2, ARG Z1 Z2 लिख लिया। अभी मैं सबसे पहले ब्रैकेट का प्रोसेस फाइंड करूंगा, बाद में ARG लूंगा। तो Z1 Z2 जो है वो मैंने लिखा बेटा। अभी आप देखें Z1 क्या है, ये Z1 है, ये Z1 की वैल्यू लिख दी। फिर उसके बाद क्या है, Z2 की वैल्यू क्या है, ये तो मैंने देखें ये वाली वैल्यू लिख ली। ठीक है बेटा, समझ आ गई? अभी मैंने क्या किया डॉट का देखें, डॉट का फार्मूला आप फिर पढ़ चुके, मैं बार कह रहा हूं, मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या होता है, R1 R2, काफी दफा बताया, R1 R2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 1 थीटा 2। ये मैंने फार्मूला आपको डिटेल से समझाया पिछले क्वेश्चंस के अंदर। जब भी आप डॉट का फार्मूला लेते हैं तो क्या फार्मूला होता है, R1 R2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 थीटा 2। ये आपको बता चुका हूं, तो ये वाला लिख लिया फार्मूला। ठीक है जी, समझ आ गई? अभी आपने क्या करना है, आपको क्या चाहिए, Z1 Z2 तो आ गया, लेकिन आपको ARG चाहिए। तो आपने लिखा ARG Z1 Z2, इसका मतलब है Z1 Z2 का जो एंगल है वो कौन सा है। ARG जब भी लिखा हो आप एंगल बताएं, एंगल, और एंगल थीटा होता है। तो Z1 Z2, तो Z1 Z2 का एंगल क्या है, एंगल क्या है, देखें ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल है, ये क्या, थीटा 1 प्लस थीटा 2 मैंने लिख दिया। आगे समझ? तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है ना वो एंगल आ गया। तो ये आपने फाइंड आउट कर ली, क्या, ये जो लेफ्ट साइड थी ARG Z1 Z2, ये आ गया। अभी आपने राइट साइड ली। राइट साइड क्या है आपके पास, राइट साइड देखेंगे है, दोनों का अलग अलग एंगल लेना है। ARG का मतलब एंगल, तो ARG Z1 आपको ऊपर नजर आएगा। देखें ARG Z1 क्या है, मैंने पहले लिख दिया था ताकि आपको आसानी हो, वो क्या है, थीटा 1। आगे आ गया प्लस ARG Z2 क्या है, थीटा 2, तो थीटा 2। तो देखें बेटा दोनों साइड्स इक्वल आ गए, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, समझ आ रही है? इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। जब भी ARG लिखा हो उसका मतलब एंगल होता है, एंगल। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका कंप्लीट हुआ, उसका फर्स्ट पार्ट। इसके दो पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं अभी। तो जी बेटा, ये आ गया जी हमारे पास सेकंड पार्ट। ठीक है, ये आपकी जो बुक आई थी उसमें नहीं है, जो रिवाइज बुक आई है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। तो अभी जो नंबर मैं आपको बता रहा हूं 6 के बाद जो नंबर होंगे पुरानी बुक में वो पीछे नंबर होगा, ये एक नंबर आगे होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 नहीं था, ये उन्होंने ऐड किया बीच में।
तो अभी आप देखें सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है। वहां पे क्या था, वहां पे था डॉट Z1 डॉट Z2 जो था वो ARG Z1 प्लस ARG Z2 था। लेकिन अगर डिवीजन आ जाए, बिल्कुल लॉगरिथम की आपने पढ़ी हुई ना प्रॉपर्टी, ये भी उसी तरह ही है कि डिवीजन में क्या होता है, माइनस होता है। तो जहां Z1 Z2 डिवाइड हो रहे होंगे वो किसके इक्वल होता है, ARG Z1 माइनस ARG Z2 के। ठीक है बेटा, ये हमने प्रूव करना है। तो मैंने उसी तरह सेम पिछले पार्ट की तरह मैंने Z1 ले लिया और Z2 ले लिया। ठीक है, और मैंने आपको बोला था ये क्या लिखा हुआ है, ARG Z1 इधर लिख लें, ये Z1 है तो वो Z1 का ARG मतलब एंगल पूछ रहे, एंगल क्या बेटा, θ1। इसी तरह ARG Z2, ये Z2 है और उसका ARG का मतलब एंगल, Z2 का एंगल, ARG Z2 मतलब Z2 का एंगल। तो Z2 ये है, उसका एंगल क्या है बेटा, θ1, θ2, सॉरी ये 2 लिखा हुआ, θ2, तो उसका एंगल आ गया θ2। ये देखें उसका एंगल θ2 है। तो अभी आप देखें सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिखें वो क्या, ARG Z1 Z2। तो ARG Z1 Z2 ये मैंने लिखा। और आपको पता है डिवीजन का फार्मूला क्या होता है, बाहर होता है R1 R2। प्लीज बच्चे इस फार्मूले को याद कर लें, काफी दफा बता चुका हूं। वो फार्मूला होता है R1 डिवाइड बाय R2 cos θ1 माइनस θ2 प्लस, मैंने कहा था सेम फार्मूला होता है लेकिन डॉट वो क्या, प्रोडक्ट से डिवीजन वाले का, डिवीजन में यहां पे क्या आता है, एंगल के दरमियान माइनस आ जाता है, बाकी सारा फार्मूला वही है। वैल्यूज लगा दें। अभी उसने क्या लिखा हुआ है, ARG Z1 Z2, आपकी लेफ्ट साइड क्या है, ARG Z1 डिवाइड बाय Z2। तो Z1 डिवाइड बाय Z2, ARG का मतलब एंगल ऑफ Z1 बाय Z2, Z1 बाय Z2 का एंगल, एंगल क्या है, θ1 माइनस θ2, तो वो एंगल आ गया। ठीक है बेटा, अभी हम राइट साइड पे चलते हैं। राइट साइड क्या है, ARG Z1 माइनस ARG Z2। तो देखें ऊपर लिखा हुआ है ARG Z1 क्या है, θ1, तो ARG Z1 क्या आ गया, θ1, दरम्यान में माइनस आ गया। फिर क्या लिखा हुआ है, ARG Z2 क्या है, θ2। तो देखें बच्चों ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई। ठीक है, दोनों साइड इक्वल आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो आगे चलते हैं 18 की तरफ। तो क्वेश्चन जो है हमारा, सॉरी 18 कह रहा हूं, 7 की तरफ, क्वेश्चन 7, वो पेज 18 था। ठीक है बेटा, ले जी, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है बिल्कुल सीधा सीधा, इसमें मुश्किल नहीं है। देखिए मैं करता हूं, उसने लिखा हुआ है डिवाइड Z1, ये Z1 आ गया, बाय Z2, Z2 आ गया। उसने कहा जी Z1 को Z2 से डिवाइड करें और अपना आंसर किस में लिखें, एंड एक्सप्रेस इन द x प्लस आयोटा y फॉर्म, यानी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में उसका अपना आंसर लिख देना। बिल्कुल आसान। डिवीजन का फार्मूला आपको बता चुका हूं। डिवीजन कैसे लिखेंगे, Z1 डिवाइड बाय Z2। तो डिवीजन का फार्मूला क्या होता है, चौथी से पांचवीं बार लिख रहा हूं बेटा, याद हो जाना चाहिए अभी, R1 डिवाइड बाय R2, ठीक है, cos θ1, मैंने कहा था डिवीजन में माइनस होता है एंगल के बिटवीन। तो वैल्यूज लगाएं। अभी आप देखें, अब लिख लें हेयर, ये पहला वाला एंगल जो है ये क्या है, ये पहला वाला एंगल है यानी θ1। देखिए θ1 150। सेकंड एंगल कौन सा है, वो आपने दूसरे में जाके देखना है, वो क्या 30। तो आपके पास क्या आ गया, θ2 30। और जो बाहर लिखा हुआ है वो क्या है, पहले वाला R1 यानी 6, और यहां बाहर क्या लिखा हुआ है 3, तो वो क्या आ गया R2। सिंपल फॉर्मूला लगा दें बेटा, फिर बताता हूं। ये जो बाहर लिखा है ये R1 है, इधर बाहर लिखा R2, एंगल फर्स्ट वाला θ1, सेकंड वाला एंगल जो है वो आपने पहले वाला एंगल पहले केस में देखना है, और Z1 में और Z2 में दूसरा वाला एंगल देखना है, तो वो आ गया θ2। तो ये वैल्यू लगा दी इसने। ठीक है जी, अभी आप देखें 3 को 2 से डिवाइड कर दिया, या 3 को 6 से डिवाइड किया, 2 आ गया, cos आ गया, 150 से 30 माइनस किया 120, उसके बाद 150 से फिर 30 माइनस किया 120। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया बेटा। अगर आप चाह रहे हैं कि वो इस तरह भी सिंप्लीफाई करना है तो cos 120 -1 होता है बेटा। इसी तरह sin 120 √3 होता है। तो आप बेशक ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई, समझ आ गई बेटा, सही है ना। तो ये देखें, ये कंप्लीट हो गया आपका। मतलब अगर आप पेपर में ये वाला भी आंसर करके आ जाते हैं तो वो भी ठीक है। तो मतलब ये लिख लें या ये लिख लें। अभी आते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि आपने क्या करना है, वहां पे क्या लिखा है डिवाइड, यहां पे क्या लिखा है मल्टीप्लाई। सारा क्वेश्चन वही है, देखिए स्टेटमेंट आप कॉपी करें कि सेम वही लिखा है, Z1 दिया है, Z2 दिया है, और उसने क्या एक्सप्रेस करो अपना आंसर जो है वो x प्लस आयोटा y में। ठीक है, समझ आ गई बेटा। सेम वही क्वेश्चन है, वहां पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। Z1 दिया है, Z2 दिया है, ये किसकी वैल्यू है R1 की, ये वैल्यू किसकी है R2 की, और θ1 क्या है फर्स्ट वाला एंगल यानी 60, और सेकंड वाला एंगल क्या है 90। तो देखिए बेटा मैंने वैल्यू लगा दी इसमें, ये देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। तो देखें R1, ये फार्मूला लिख दिया, काफी दफा याद हो गया होगा।
R1 क्या है 2, R2 क्या है 5, ये आ गया। अभी आपने क्या लिखा cos, और उसके बाद θ1 प्लस θ2, θ1 क्या है 60 और θ2 क्या है 90, इन दोनों को आपने प्लस किया और उसके बाद वो देखिए 150 आ गया। फिर उसके बाद 90 और 60 को ऐड किया तो वो फिर 150 आ गया। cos 150 आपने वैल्यू ली तो -5√3 आ रही है, sin 150 जो है वो 5 आती है, तो यह साथ आयोटा आ गया। इसी तरीके से आप इस आंसर को इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, और इस तरह लिख सकते हैं। बाद में आपने 10 को मल्टीप्लाई कर देना। मैं कह रहा हूं आंसर ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। cos 150 लें, जो भी आंसर है 10 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा। sin 150 लें और उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम है, जैसे मर्जी लिखें, जैसे मर्जी लिखें। ठीक है जी, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी इंशाल्लाह चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मैं आपको दोबारा बताऊंगा। बहुत शुक्रिया।